वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर 12th क्लास की सेकेंड ईयर की 4th पोएम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन आ कंट्री चर्चयार्ड। प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि इस पोइट्री को कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में और मृत्यु 1771 में हुई थी। जी बच्चे, थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में और मृत्यु इसकी हुई थी 1771 में। इस पोयम में कवि बताता है, पोएट कहता है कि एक देहाती जो है चर्च की 4 दीवार के अंदर बने हुए कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और शाम का समय है। वह बहुत सारे नज़ारे देखता है और उसी नज़ारों का वर्णन उसने किस में किया है? इस पोयम में किया हुआ है। कवि जो है किसी एक गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और उस कब्रिस्तान की जो दीवारें थीं, या ये कह लिया जाए वहाँ के जो रंग रूप थे, वो बड़े ओल्ड हो चुके थे। तो उन्हीं के बारे में वो कुछ कहता है और किस उद्देश्य से कहता है, किस भाषा में कहता है, ये हम आप देखते हैं। कभी कहता है द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कभी कहता है कि गिरजाघर की घंटियाँ धीमी आवाज़ में बजती हैं। गिरजाघर की घंटियाँ कैसे बजती हैं बच्चे? धीमी आवाज़ में बजती हैं। और कहता है नेल ऑफ पार्टिंग डे, और घंटी की जो आवाज़ है ना, वो दिन की विदाई का संकेत दे रही है। जो घंटी की आवाज़ है वो कैसे दे रही है? दिन की विदाई का क्या दे रही है बच्चे? दिन की विदाई का संकेत दे रही है। द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर की घंटियाँ ना, द नेल माने घंटियाँ बजना, और पार्टिंग डे माने ढलते हुए दिन के बारे में बताना। तो कवि कहता है गिरजाघर की जो घंटियाँ हैं धीमी आवाज़ में बजती हैं और घंटी की आवाज़ जो है वो दिन की विदाई का संकेत दे रही हैं। द लॉविंग हर्ड, हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड। हर्ड मीन्स क्या होता है बच्चे? पशुओं का झुंड। द लॉविंग हर्ड वाइंड स्लोवली ओवर हियर द ली। पशुओं का झुंड डकारते हुए, पशुओं का झुंड डकारते हुए घास के मैदान के ऊपर धीरे धीरे हवा की तरह लहराता हुआ जा रहा है। कैसे जा रहा है? द लोविंग, लोविंग में डकारते हुए, हट पशुओं का झुंड, वाइंड माने हवा की तरह, स्लोवली धीरे धीरे, ओवर हियर द ली। तो वही कवि कहता है कि पशुओं का झुंड डकारते हुए घास के मैदान के ऊपर से धीरे धीरे हवा की तरह लहराता हुआ जा रहा है। और द प्लोमैन, द प्लोमैन मीन्स होता है किसान। द प्लोमैन होमवर्ड, घर की तरफ या घर की ओर, प्लोड्स हिज वेरी वे, प्लोड्स माने होता है पैरों से, हिज वेरी मीन्स थके हुए, वे माने रास्ते से। कवि कहता है कि और थके हुए किसान भारी कदमों से घर के रास्ते की तरफ क्या कर रहे थे? जा रहे हैं। कवि जो है ये कहता है कि और थके हुए जो किसान हैं वो भारी कदमों से घर के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कवि कहता है कि और संसार अंधेरा छोड़ देता है मेरे लिए। एंड लिव्स में छोड़ देता है द वर्ल्ड संसार, टू डार्कनेस अंधेरा, एंड टू मी किसके लिए? मेरे लिए। ये संसार जो है ये मेरे लिए क्या छोड़ देता है? अंधेरा छोड़ देता है। और संसार जो है मेरे लिए क्या करता है? अंधेरा छोड़ देता है। तो प्यारे बच्चों, कवि इस स्टेंजा में बताता है कि दिन समाप्त हो रहा है, इसलिए दिन की विदाई की घंटी जो है बज रही है और पशु धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं। वे जो है चारगाहों में टेढ़े मेढ़े रास्तों में चल रहे हैं और किसान जो खेतों में दिन भर काम कर रहे थे वे थक गए हैं और अपने थके हुए कदमों से कहाँ जा रहे हैं? घर की ओर जा रहे हैं। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है प्रत्येक अपने घर जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये संसार जो था उन सभी के लिए क्या छोड़ रहा है? अंधेरा छोड़ रहा है। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि ये जो संसार है उनके लिए क्या कर रहा है बच्चे? अंधेरा छोड़ रहा है।
बीनीथ दोज रेग्ड एल्म्स, बीनीथ माने नीचे, बीनीथ में क्या होता है बच्चे, नीचे, दोज रेग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड वेयर हैव्स द टफ इन मेनी अ मोल्डिंग हीप, बीनीथ दोज रेग्ड एल्म्स, खुरदरे चिराबेल, बीनीथ दोज रेग्ड एल्म्स, खुरदरे चिराबेल पेड़ों के नीचे, जो सदाबहार पेड़ की क्या है, छाया है, दैट टिल्स वेल सेड, जो सदाबहार, यू ट्रीज मीन्स होता है सदाबहार, सेड मीन्स छाया, तो कवि कहता है कि बीनीथ दोज रेग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेट्स, यानी खुरदुरे चिराबेल पेड़ों के नीचे जो सदाबहार पेड़ों की क्या है बच्चे, छाया है, वेयर जहाँ, हीप्स द टफ इन मेनी अ मोल्डिंग हीप, कवि कहता है जहाँ उभरी हुई घास जो जड़ी मिट्टी है, उभरी हुई जो घास क्या है, जो जड़ी मिट्टी है, और कहता है वे कब्रें जो नष्ट होकर ढेर में बदल चुकी हैं, हीप मीन्स होता है ढेर, जो भाई टफ इन मेनी अ मोल्डिंग हीप, कवि कहता है, पोएट कहता है कि वे कब्रें हैं जो नष्ट होकर ढेर में बदल चुकी हैं, और कहा कि इच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, कवि बोलता है बच्चे कि प्रत्येक अपनी तंग कोठरी में हमेशा के लिए लेटा हुआ है, इच प्रत्येक, इन हिज नैरो, नैरो माने तंग, सेल माने कोठरी में, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, लेट मीन्स लेटा हुआ है, कवि कहता है कि प्रत्येक अपनी तंग कोठरी में हमेशा के लिए लेटा हुआ है, और कहते हैं द रूड फॉर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, कवि कहता है कि छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज इसमें क्या हुए हैं, सोए हुए हैं, भाई द रूड फॉर फादर्स, यानी सीधे साधे पूर्वज ऑफ द हैमलेट स्लीप, हमेशा के लिए इसमें क्या हुए हैं, सोए हुए हैं, कवि बोलता है कि छोटे से गांव के जो सीधे साधे पूर्वज हैं ना, वो सभी इसमें क्या हुए हैं बच्चे, सोए हुए हैं, तो कवि इस स्टेंजा में ये कहता है कि उसके सामने कुछ चिराबेल के पेड़ हैं और कुछ सदाबहार के पेड़ भी हैं, और उन पेड़ों के नीचे जो है छोटी छोटी कब्रें हैं, जिसमें उस गांव के जो है सीधे साधे पूर्वज यानी बुज़ुर्गों की क्या है, कब्रें बनी हैं वो, और उसमें प्रत्येक कब्र में कोई न कोई पूर्वज, कोई न कोई बुजुर्ग क्या हुआ है, हमेशा के लिए लेटा हुआ है, अर्थात दफन हुआ है। बात समझ आए बच्चे, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चे, बोला गया द ब्रीजी, ब्रीजी मीन्स होता है हल्की बहती हुई वायु, क्या होती है, ब्रीजी मीन्स होती है हल्की बहती हुई वायु, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह में चलने वाली खुशबूदार और ताज़ा हवा, सुबह में चलने वाली खुशबूदार और ताज़ा हवा, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंक्रीजिंग ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्न माने सुबह में, भाई सुबह के समय में चलने वाली खुशबूदार और ताज़ा हवा, द स्वेलो ट्वीटिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड सेट, अबाबील के घास से बने घोंसले, किससे, द स्वेलो ट्वीटिंग चिड़ियों के या चहचहाने की, फ्रॉम द स्ट्रा-बिल्ड शेड, स्ट्रा-बिल्ड शेड मीन्स होता है अबाबील के घास से बने, फिर कवि कहता है कि अबाबील के घास से बने घोंसले से आती चहचहाहट, क्या होती है भाई, अबाबील के घास से बने घोंसले से आती चहचहाहट, कवि कहता है कि द कॉक्स श्रिल क्रॉलिन, श्रिल क्लैरियन मीन्स होता है सुबह के समय यानी बांग देना या जगाने वाली आवाज़, द कॉक्स श्रिल श्रॉन और द इचोइंग हॉर्न्स, कवि कहता है कि मुर्गे की बांग और शिकारी का बिगुल, शिकारी का बिगुल, और अथवा द इंचोइनॉन मीन्स होता है शिकारी का बिगुल, भाई सुबह के समय वो जो मुर्गे की बांग है या मुर्गे की जगाने वाली आवाज़ है या शिकारी का बिगुल है, नो मोर कोई भी, नो मोर कोई भी, सैल रोज देम फ्रॉम दियर लवली बेड, कोई भी इनको इनके बिस्तर से नहीं उठा पाएगा, चाहे वो मुर्गे की आवाज़ होगी या किसी शिकारी की बिगुल की आवाज़ होगी,
कोई भी इन पूर्वजों को इनकी कब्र से जगा नहीं पाएगी। तो कवि इस स्टेंजा में कहते हैं कि जो लोग अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सोए पड़े हैं या हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं, उनको कोई भी चीज़ जगा नहीं सकती या उनको कोई भी चीज़ उनके नींद को भंग नहीं कर सकती। और कवि कहता है सुबह में चलने वाली खुशबूदार हवा, अबाबिल चिड़ियों की चहचहाहट, मुर्गे की बांग, शिकारी का बिगुल, यह सब चीज़ें इनको इनकी नींद से कभी भी उठा नहीं पाएंगी। तो आगे कवि कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। कवि कहता है मेहनती लोगों को उनके उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भाई लेट नो एम्बिशन मॉक, मॉक में होता है मजाक उड़ाना, देयर यूजफुल टॉयल, भाई मेहनती लोगों को उनके उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ओक्यूट, इनके घरेलू आनंद का और इनकी धुंधली किस्मत का, डेस्टिनी मीन्स होती है किस्मत। तो कवि कहता है कि मेहनती लोगों को उनके उपयोगी कामों के लिए या फिर उनके घरेलू आनंद के लिए या उनकी धुंधली किस्मत पर कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और कहा गया नॉर ग्रैंडियर हियर विद आ डिस्डेनफुल स्माइल, और कवि कहता है कि ना बड़े लोगों को उनके बारे में सुनकर मुस्कुराना चाहिए और ना ही नफरत करना चाहिए। भाई द शॉर्ट एंड सिंपल एनएस ऑफ द पुअर, कवि कहता है कि उन गरीब लोगों की कहानियाँ बहुत छोटी और सिंपल थी। जो गरीब लोग थे उनकी कहानियाँ कैसी थी, बहुत छोटी और बहुत साधारण, बहुत सिंपल थी। तो यही कवि कहता है कि ना बड़े लोगों को उनके बारे में सुनकर नफरत के साथ मुस्कुराना चाहिए और ना उन गरीब लोगों की कहानियों जिनकी कहानियाँ बहुत छोटी और सिंपल थी, भाई उनकी कहानियों पे कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना तो हंसी का पात्र बनना चाहिए। बात समझ आया ना। फिर के बच्चे हम लास्ट के स्टेंजा में पढ़ते हैं कि द बोस्ट ऑफ hardly the pomp of power and all that beauty, all that wealth ever gave away alike an inevitable hour, the path of glory lead but to the grave. The boast of hardly the pomp of power, बड़े घरों में पैदा होने वाले घमंड करते हैं और अपनी शक्ति का क्या करते हैं बच्चे, दिखावा करते हैं। जो लोग क्या करते हैं, पॉम मीन्स दिखावा करना और पावर मान शक्ति का। भाई कवि कहता है कि वे लोग जो बड़े घरों में पैदा होते हैं वे घमंड करते हैं तथा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अर्थात दिखावा करते हैं। कवि ऐसा बोलता है किसके बारे में, वो लोग जो दूसरों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर हंसते हैं। फिर कहता है एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थी यूर गेव, कवि कहता है जो खूबसूरती और धन उनको कभी दिया गया है, जो खूबसूरती और धन उनको क्या किया गया है, दिया गया है। अवेट्स अलाइक्स द इनविटेबल आवर, कवि कहता है कि जो खूबसूरती और धन उनको कभी दिया गया है, इनको इंतज़ार रहता है समान रूप से कभी न टाले जाने वाले समय का। भाई ये लोग समान रूप से कभी न टाले जाने वाले समय का क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर कहा गया द पथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द गेव, और कभी कहता है कि इंसान शोहरत के रास्तों पर कितना भी आगे बढ़ जाए मगर एक दिन उसे लौट कर कहाँ जाना है, कब्र में ही जाना है। कवि कहता है कि ऐसे लोगों को गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि लाख उनके पास बहुत धन हो जाए, बहुत अमीर हो जाएं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब सेम उसी कंडीशन में, उसी पोजीशन में उन गरीब और मृत व्यक्तियों की तरह कब्र में क्या होंगे, वापस जाएंगे अर्थात लेटेंगे। तो पोएट इस लास्ट के स्टेंजा में कहता है बच्चे कि जो लोग बड़े खानदानों में पैदा हुए हैं वे घमंड करते हैं और अपनी शक्ति का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। वे गरीब लोगों को नीचा समझते हैं। जो शान शौकत और धन उनको मिला है वे सब उनके मरने पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए उनको घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान कितना भी शोहरत का रास्ता हासिल कर ले मगर एक दिन उसे लौट कर कहाँ जाना है, कब्र में जाना है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।